कैलोरीमेट्री शुरू करते हैं। कैलोरीमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ फिजिकल प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री में बेसिकली हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हीट ट्रांसफर या तो जैसे केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट जो है प्रोड्यूस हुई या कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये चूंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है तो हम यहाँ पे उसको कवर नहीं करेंगे, और जो हीट ट्रांसफर फिजिकल प्रोसेस में जो होता है ना, उसको हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो फिजिकल प्रोसेस जैसे क्या हुआ, तो जैसे हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना, तो टेम्परेचर चेंज ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो बॉडी को कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई उस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, या उस बॉडी से कितनी हीट जो है वो निकली। ठीक है, टेम्परेचर यदि कम हुआ उस बॉडी का तो इस केसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है ना, उसकी स्टडी। और या फिर क्या हो गया, बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया कि मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी सॉलिड थी और हमने उसको हीट प्रोवाइड की और वो सॉलिड से बॉडी जो है वो लिक्विड बन गई। ठीक है, जैसे आइस जो है, आइस को हमने हीट प्रोवाइड की, आइस जो है वो वाटर बन गई। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं, हीट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन तो यही उठता है कि सबसे पहला तो कि भाई हीट है क्या। तो मतलब हीट जो है वो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इन द सेंस कि एक चीज तो हम बोल ही सकते हैं डेफिनेटली कि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ये तो क्लियर ही है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स, तो हीट की यूनिट भी जो जूल्स है। और जैसे मैंने कहा कि हीट जो है वो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकला कि जैसे किसी भी बॉडी के केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये है ना, वो बॉडी इतनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है ना, ये तो हम बोल सकते हैं। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो हम बोल सकते हैं भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी है, ये इस बॉडी में है। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है हमने बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की थी, है ना, जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में सपोज हमने इंक्रीज किया, उसकी हाइट यदि हमने इंक्रीज की तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की इतनी हो गई, है ना, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, पर हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक बॉडी में इतनी हीट है ना, ये एक फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्या हुई, हीट एनर्जी हुई एनर्जी इन ट्रांसफर, है ना, पोजीशन में नहीं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सपोज कोई कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये क्यूब है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो है वो 100 यूनिट्स हीट है ना, ये गलत हो जाएगा कहना। हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस बॉडी से हीट ट्रांसफर होकर के और किसी दूसरी बॉडी में गई, और इस बॉडी से 10 जूल्स हीट जो है वो इस बॉडी से ए बॉडी से बी बॉडी में चली गई, ये हम बोल सकते हैं। तो हीट जो है वो कौन सा पोर्शन हुआ, ये वाला जो ट्रांसफर हुआ। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इस बॉडी में 100 यूनिट की हीट थी उसमें से 10 जूल मतलब 100 जूल की हीट थी इसके अंदर, उसमें से 10 जूल इधर चली गई तो इसमें 90 जूल हीट बच गई ना, ये गलत हो गया, है ना। हम केवल जो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हीट, हम उसी को रेफर करते हैं। ठीक है, तो हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांसफर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि ये एनर्जी ट्रांसफर कब होती है। ठीक है, जब ट्रांसफर हम बोल रहे हैं तो ये ट्रांसफर होती है सोनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दो बॉडीज में
यदि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होती, ठीक है। जैसे सपोज हमने किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ये एक बॉडी है नीचे और उसके ऊपर एक बॉडी रख दी हमने सपोज, तो दूसरी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ना, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है और ये ग्रीन वाली बॉडी है उसमें एनर्जी कम है, तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा क्या? ना, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस यदि होगा तभी हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये उठ गया कि हम यदि बोल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर होता है केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो टेम्परेचर क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं टेम्परेचर क्या हुआ, हम थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये तो हो गई हीट जिसको अभी अपन ने डिस्कस किया। क्या एनर्जी इन ट्रांसफर सोली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये तो हीट जो अपन ने डिस्कस किया। टेम्परेचर क्या हुआ, और टेम्परेचर क्या हुआ, ये है एक इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर है कि बॉडी में इंटरनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, ठीक। तो अब ये अगला क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या हुई। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हम जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करेंगे तो वहाँ तो डिटेल में करेंगे ही, बट आप इंटरनल एनर्जी को जैसे हम विजुलाइज करना चाहें तो इंटरनल एनर्जी को विजुलाइज करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, एक बॉडी लेते हैं। तो ये सपोज हमने कोई मेटालिक बॉडी ले ली और उसमें हमने हीट लगा दी, मतलब नीचे कोई है ना बर्नर लगा दिया, तो इस बॉडी पे ये फ्लेम जो है वो जा रही है, तो बॉडी गर्म होगी, ठीक है, मेटालिक बॉडी है, बॉडी गर्म होगी। अब इसको यदि हम माइक्रो लेवल पे देखें तो ये मेटल बॉडी कुछ इस टाइप की दिखेगी। माइक्रो लेवल मतलब एटॉमिक लेवल पे देखें तो ये बॉडी जो है वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो ये एटॉमिक लेवल पे सपोज ये मेटल बॉडी इस टाइप की दिखेगी और ये राउंड जो बॉडीज जो दिख रही हैं ये इस मेटल के सपोज एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अपन को इंटरनल एनर्जी को विजुलाइज करना है। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं नॉर्मली, है ना, यू से डिनोट करते हैं, इसको विजुलाइज करना। तो सपोज जैसे जब अपन ने फ्लेम नहीं दी थी, आग नीचे से नहीं लगाई थी, तो ये एटम्स जो हैं सॉलिड बॉडी में तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, बट अपनी ही जगह पे वाइब्रेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एटम्स जो हैं वो सारे एटम्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, है ना, अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है ना, ये एटम इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। हर एटम जो है वो अपने ही पोजीशन पे दोनों तरफ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये जो इंटरनल एनर्जी यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो एनर्जी है ये एटम्स के मूवमेंट की, ये इसका एक पार्ट है, ठीक है। इसमें और भी कंपोनेंट्स होंगे बट ये इसका एक पार्ट है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली इसके मूवमेंट की, है ना, ये इंटरनल एनर्जी का पार्ट है, ठीक है। और हमने फ्लेम दे दिया तो क्या होगा, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड जो है इनका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है वो इतना एम्पलीट्यूड था, अब एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाइब्रेशन में जितनी एनर्जी पहले स्टोर्ड थी अब जो है वो बढ़ जाएगी, दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट देने से बढ़ गई। तो टेम्परेचर क्या हुआ, मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें यदि गैस में हम देखें, ठीक है, सपोज ये एक कोई एम्प्टी क्यूब है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मेटल बॉडी की जगह सपोज यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हमने हीट नहीं दी थी तो गैस मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहे हैं, है ना, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है उसमें ये जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं, है ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्लूडेड होगी। और भी चीजें होंगी कुछ, बट इसके अलावा ये काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूडेड होगी। तो और ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में देखेंगे। यदि तो एक सिंगल एटम की गैस है तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो प्राइमरीली, है ना,
प्राइमरली छोटे छोटे और भी कंपोनेंट्स होंगे उसके, बट प्राइमरली ये जो काइनेटिक एनर्जी है इन एटम्स की मोनोएटॉमिक गैस के, है ना, उसकी बनी हुई होगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और पर हो सकता है जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल भी हो, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस हुई, तो ये मॉलिक्यूल तो मूव कर ही सकता है ना, ये मॉलिक्यूल तो अपनी जगह से, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, पर इस मॉलिक्यूल के पास में एक रोटेशनल एनर्जी भी होगी, इस तरह से रोटेट करेगा, वो भी इंटरनल एनर्जी का कंपोनेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से भी मूव कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन, और इस तरह से रोटेट भी कर रहा है। ठीक, और इसमें जो है वो एक तरह की एनर्जी और हो सकती है, वो क्या, जैसे ये मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से वाइब्रेट भी कर सकता है इस एक्सिस के अलोंग, दिख रहा है, और वो एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी का कंपोनेंट होगी। तो जब हम इस गैस को हीट करेंगे, ठीक है, तो जैसे जब हमने सॉलिड को हीट किया था तो क्या हुआ था प्राइमरली, कि चूंकि मॉलिक्यूल्स मूव तो कर नहीं सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, अपनी जगह पे उन्होंने ज्यादा तेज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया था, है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब यदि इस तरह के गैस को हम हीट करेंगे तो ये वाली जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी, ये भी बढ़ जाएगी, है ना, ये रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो भी बढ़ जाएगी, और ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के बेसिकली जितने कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी हीट जो है हर एक जगह उसमें चली गई। ठीक है, तो हमने शुरू किया था कैलोरीमेट्री से कि ये है हीट ट्रांसफर, स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर, और हीट क्या है, एनर्जी इन ट्रांसफर, केवल जब ट्रांसफर होती है तभी दिखती है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी है, मतलब इंटरनल एनर्जी हीट नहीं है, है ना भाई, मतलब उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, पर जब हीट ट्रांसफर होगी तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, ये जरूर कह सकते हैं अपन। ठीक है, कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है तो जिस बॉडी से हीट निकली उसकी इंटरनल एनर्जी जरूर घट जाएगी। ठीक है, ये तो हम आगे देखेंगे। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कितनी है बॉडी में स्टोर्ड उसका एक इंडिकेटर है। ठीक है, और हम जब काइनेटिक थ्योरी करेंगे तो हम एक्चुअल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे गैसेस की, है ना, एक्चुअल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे गैसेस की, तो उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर के साथ में क्या लिंक होता है। ठीक है,